गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशिष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में सूखा का। अभी हाल ही में WRD का रिपोर्ट 2024 पब्लिश हुआ है। WRD बोलिए तो बिहार राज्य का वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी जल संसाधन विभाग का रिपोर्ट है। इसको हिंदी में जल संसाधन विभाग कहेंगे। उसका रिपोर्ट है 2024 का, एकदम लेटेस्ट है। उसके अनुसार अभी गर्मियां पूरी तरीके से पड़ी नहीं है बिहार में। अभी गर्मी का सीजन पूरी तरीके से आया नहीं, अभी शुरुआत ही हुआ है। अब बिहार में सूखा पड़ने का आसार होने लगा है। बिहार के लगभग 40 नदियां सूख गई है। जलाशय जो 23 जलाशय है वो भी लगभग सूखने के कगार पर है। 23 जलाशय में से कोई ऐसा जलाशय नहीं है जिसमें पानी का लेवल जो हो वो 50% से ज्यादा हो। केवल एक जलाशय है, दुर्गावती जलाशय, जो कि कैमूर में स्थित है। उसमें 47% जल रिजर्व है। अन्य सभी जलाशय की स्थिति देखें तो डेड स्टोरेज लेवल पर जा चुका है, यानी कि उसका जो आपूर्ति लेवल है कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसका कोई मायने मतलब नहीं है। ठीक है, 40 नदियां सूखने के कगार पर हैं। 23 जलाशय लगभग सूख चुके हैं। एक जलाशय दुर्गावती का स्थिति अभी इनमें बेहतर है। बेहतर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इन सभी में बेहतर है जो सूख चुके हैं, क्योंकि उसमें 47% जल अभी भी रिजर्व है। ये तो आपका नदी और जलाशय का हाल हो गया रिपोर्ट के अनुसार। अगर क्षेत्र को देखा जाए, बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो कि सूखा से ज्यादा प्रभावित होने वाला है, तो जान लीजिए कि बांका, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, ये सभी जो क्षेत्र हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है। एक जमुई भी इसमें बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि इन क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं उनको कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि जल से संबंधित होगा। अगर DMD का रिपोर्ट देखें, DMD बोलिए तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग, उसका माने तो ये जो सूखा का स्थिति हुआ है वो वर्षा का कमी के कारण हुआ है। जो पिछले साल वर्षा का कमी हुआ है उसके कारण आज सूखा का समस्या इस बार देखने को मिल रहा है। अगर बिहार की नदियां देखें हम लोग तो देख लीजिए, दक्षिण बिहार से शुरू करते हैं। ये आपका सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है, अजय है। ये बीच की नदी जो गंगा है, जो जीवनदायिनी है, बिहार का जीवनदायिनी नदी। उत्तर से देखें, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदियां। समझिए कि पूरा बिहार में नदी का जाल बिछा हुआ है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। पशुपालन यहाँ पर ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सूखा का स्थिति हो जाए तो फिर बड़ा ही संकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक जल कार्यकर्ता है, बड़ा फेमस जल कार्यकर्ता है दरभंगा का, नारायण जी चौधरी, नाम याद रखिएगा। जब कॉपी में आंसर राइटिंग कीजिएगा तो ये सब नाम दे देने से बड़ा ही अच्छा रहेगा। नारायण जी चौधरी, उनका रिपोर्ट है कि जो दरभंगा क्षेत्र है, वो दरभंगा क्षेत्र को एक तरह से आप थर्मामीटर समझ सकते हैं। मतलब थर्मामीटर बुखार नापने के लिए होता है ना, उसी तरह से बिहार में सूखा का क्या स्थिति रहेगा दरभंगा बता देता है। दरभंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कदम कदम पर या फिर बहुत ज्यादा संख्या में जलाशय का, तालाब का संख्या है। बहुत ज्यादा संख्या में जलाशय और तालाब है। बाढ़ प्रभावित एरिया भी रहता है दरभंगा, है ना, यानी वहां पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। लेकिन यदि दरभंगा में सूखा का स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अन्य बिहार का स्थिति क्या होगा, अन्य बिहार के क्षेत्रों का स्थिति क्या होगा, आप समझ सकते हैं। उनके अनुसार दरभंगा में भी अब लोग टैंकर से पानी मंगवाने लगे हैं। अभी गर्मी जबकि पूरी तरीके से अपना उग्र रूप में नहीं आया है, तब यह हाल है कि दरभंगा जो कि जल प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां यह स्थिति उत्पन्न हो गया है नारायण जी चौधरी के अनुसार। ठीक है, जो कि जल कार्यकर्ता है। ये आपका हो गया। तब इसका मुख्य कारण क्या, ऐसा हुआ है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसका एक कारण तो नहीं होगा, इसका अनेक कारण होगा। देख लेते हैं।
यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसी को हम अभी डील कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कारण है वर्षा की कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष मानसून बड़ा ही कमजोर रहा था, अल नीनो का प्रभाव था। अल नीनो पता है ना ज्योग्राफी में क्या होता है? अल नीनो जब दक्षिणी अमेरिका का जो तट है, पश्चिमी तट का जो पेरू का क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं बहती हैं, जो नमी लिए रहती हैं, यदि नमी में कमी हो जाएगा अल नीनो का प्रभाव हो जाएगा। उसकी हवा में, पेरू का जो हवा जो रहेगा, चलने वाली हवा रहेगा, उसमें नमी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो ला नीना का प्रभाव रहता है। ये ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेलिंग में मैप के साथ समझेंगे, उसके कारण में समझेंगे अल नीनो को, ला नीना को अच्छी तरीके से। तो बस अभी समझ लीजिए कि पिछले बार मानसून में अल नीनो का प्रभाव था, और जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो मानसून कमज़ोर हो जाता है। मानसून उतना अच्छा से नहीं बरसता जितना कि बरसना चाहिए, है ना। तो वर्षा की कमी, क्योंकि पिछले बार अल नीनो का प्रभाव था तो वर्षा बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाया था। तो नदियाँ, जलाशय, पोखर, तालाब ये भी अच्छी तरीके से नहीं भर पाए, तो निश्चित रूप से वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ा। दूसरा कमी है भूजल का अत्यधिक दोहन। हमारे राज्य में जो लोग हैं सिंचाई के लिए अभी भी परंपरागत तरीकों का उपयोग करते हैं, तो भूजल का प्रयोग उन्होंने कृषि के लिए भी किया और घरेलू उपयोग के लिए भी किया, और जमकर किया, मतलब बर्बाद कर करके, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा। इसका प्रभाव भूजल के जो लेवल होता है उसमें कमी होने लगा, है ना। तो इसका प्रभाव पड़ा भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण, यानी सिंचाई में और घरेलू उपयोग में जरूरत से ज़्यादा भूजल का दोहन किया गया। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? जलाशय का सुनियोजित प्रबंधन में कमी। जो बिहार में जलाशय है उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पाया, यानी कि जलाशय में जल भरा होना चाहिए लेकिन नहीं भर पाया। क्यों? क्योंकि उसका प्रबंधन हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। बहुत सारा जलाशय का तट टूटा हुआ है ना। बहुत सारा जलाशय में गाद भरा हुआ है। जब गाद का हटाएंगे, गड्ढा होगा तब ना पानी उसमें संचित होगा। जब गाद पूरा भरा हुआ तो पानी तो तस्तरी के जैसा फैल जाएगा, तो उसमें तो संचित होकर रहेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जो जलाशय था उसका उचित प्रबंधन नहीं किए हैं। बहुत सारे जलाशय को भर दिए, भर के बना दिए पार्क, उसमें बच्चा खेल रहे हैं, या कुछ और बना दिए, हॉल बना दिए, बैंक्वेट हॉल बना दिए। तो जलाशय का ये स्थिति है बिहार का। तीसरा, नदी क्षेत्र में बढ़ता अतिक्रमण। नदी क्षेत्र में जो भूमाफिया होता है वो क्या करता है कि जो जलाशय भर के पार्क बना देगा और वहां पर बिल्डिंग खड़ा कर देगा, अपार्टमेंट बना देगा और उसको बेच देगा। जो नदी क्षेत्र है जो सूख चुका है लेकिन वो नदी का एरिया है, उसको वो लोग पाट देता है, वहां पर कॉलोनी बसा देगा, अपार्टमेंट बना देगा, बेच देगा, जमीन को बाउंड्रीकरण कर करके बेच देगा, और पता ही नहीं चलता वो कभी नदी हुआ करता था। तो कोशिश होना चाहिए था कि जो मृत नदी है उसको फिर से पुनर्जीवित कैसे करें, उसी घाटी को फिर से बनाकर, लेकिन वहां भूमाफिया लोग जमीन को ही बेच दिया, उसका असर पड़ा। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं इसका कारण है वर्षा की कमी, भूजल का अत्यधिक दोहन, जलाशय का सुनियोजित प्रबंधन में कमी, और नदी में बढ़ता अतिक्रमण, मतलब भूमाफिया वाला बात। ठीक है, अब ये जो कारण हुआ इससे क्या समस्या हुआ? पहला, सिंचाई की समस्या। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए कि बिहार क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। अब कृषि तभी होगा जब पानी का सप्लाई पूरा होते रहेगा समय समय पर जितना जरूरत है। अब पीने के लिए तो पानी मिल ही नहीं रहा है, सिंचाई कैसे होगा? सिंचाई पर पानी नहीं मिल पाएगा सिंचाई के लिए, तो क्या होगा कि खाद्यान्न का उत्पादकता कम हो जाएगा। अब खाद्यान्न का उत्पादकता कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। खाद्य संकट से भुखमरी, बेरोजगारी। जब कृषि ही नहीं रहेगा, कृषि अनाज मिला ही नहीं तो फिर क्या आगे उसको करेगा, मतलब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगा। और उसके बाद फिर रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या होगा? पलायन। बिहार से बाहर चलो, गुजरात चलो, महाराष्ट्र चलो, दिल्ली चलो, वहीं मजदूरी किया जाएगा। मतलब एक समस्या से कितना समस्या इंटरलिंक है, आप समझ सकते हैं, है ना। दूसरा, जल नहीं मिलेगा
समुचित मात्रा में पशुपालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़कर चलता है। पशुपालन नहीं हो पाएगा, पशु को पिलाने के लिए जल ही नहीं रहेगा, दिक्कत होगा उसमें। तीसरा, खाद्यान्न संकट बताए ही कि जब कृषि ही नहीं हो पाएगा, ढंग से पानी ही नहीं दे पाएंगे, खाद्यान्न का उत्पादकता ही घट जाएगा, तो खाद्यान्न संकट तो उत्पन्न होगा ही होगा, भूखमरी तो होगा ही होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पलायन होगा ही होगा। क्योंकि जब रोजगार अपने राज्य में नहीं मिलेगा, कृषि प्रधान क्षेत्र में जो कृषि पे डिपेंडेंट लोग थे उनको कृषि में काम नहीं मिल पा रहा है पानी की कमी के कारण, तो फिर कुछ और करेंगे, मजदूरी करेंगे, चाहे कुछ और भी काम करेंगे। अब काम के तलाश में बिहार में काम तो मिलेगा नहीं, कृषि के अलावा कुछ ऐसा इंडस्ट्री तो है नहीं कि इंडस्ट्री में जाकर कुछ काम कर रहे हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, सूरत लोग जाएंगे मजदूरी करने के लिए, है ना। ठीक है, देखिए ये समस्या हो गया, लेकिन समस्या का सुलझाना भी हम लोग का काम है, सरकार का भी काम है। समस्या तो आते रहेगी हमेशा। उपाय क्या है? तो बिहार सरकार जल जीवन हरियाली जैसा योजना चलाए हुए है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत आपका जितना भी परंपरागत रूप से जो जल है, जलाशय है, तालाब है, नदियां हैं, नाले हैं, मृत नदी है, उन सबको फिर से पुनर्जीवित करना है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में चल जाइए तो पहाड़ी क्षेत्र में जो जल प्रबंध क्षेत्र होता है, जहाँ पर जल को हम संग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर जल संग्रहण करने का प्रयास किया जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकार का ये काम है और ये काम बखूबी सरकार कर रही है। नदी जोड़ योजना, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ देना, यह भी जल प्रबंधन का एक उपाय है। कि जैसे उत्तर बिहार में जब बरसात होने लगता है पूरा, तो पानी क्या होता है, पूरा फैल जाता है, जल जमाव के कारण यहाँ बाढ़ आ जाता है और फिर वो पानी बह के फिर निकल जाता है। तो उसका तो न तो उसका प्रबंधन जल का हो पाता है और एक बाढ़ का समस्या देता है सो अलग। तो क्या करता है सरकार की जल जोड़ो परियोजना के तहत एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ देगा। इससे क्या होगा कि इधर का पूरा पानी दूसरा नदी में बहकर उस एरिया में चले जाएगा जहाँ पर सूखा का समस्या रहता है। तो इधर से बाढ़ का समस्या से बच जाएगा, इधर सूखा का समस्या समाप्त हो जाएगा और जल का प्रबंधन भी हो जाएगा कि जल को हम बहकर समुद्र में बहने नहीं दिए, बंगाल की खाड़ी में जाने नहीं दिए, इसको बिहार में ही रोक लिए अपने पानी को, लेकिन उसको प्रबंधित करके। पानी को रोकना है, उसका जल प्रबंधन करना है, नहीं तो बाढ़ का समस्या देगा। तो जल प्रबंधन करने के लिए ही नदी जोड़ो परियोजना आया। कि जनरली देखिएगा कि उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। तो उत्तर बिहार का जो पानी है नदी के माध्यम से दक्षिण बिहार का नदी से जोड़ देंगे तो इधर का सूखा का समस्या खत्म हो जाएगा, इधर बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा, और जो पानी था पानी बिहार के अंदर में ही रह जाएगा। उसको चैनलाइज कर देना है, बाहर जाने नहीं देना, उसको चैनलाइज कर देना है। इससे बाढ़ भी बच गया, सूखा भी बच गया और जल का जो भूजल का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में जल भरा पड़ा रहेगा जलाशय के माध्यम से, नदी के माध्यम से, तालाब के माध्यम से। ठीक है, ये नदी जोड़ो योजना हुआ। तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है बिहार में जल प्रबंधन के लिए। क्या है? तो तकनीक है बेफिक्र ऐप, जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करता है, जल से संबंधित सूचना देने का काम करता है, चाहे सूखा से संबंधित हो, बाढ़ से संबंधित हो या जल प्रबंधन से संबंधित हो। इसके लिए तकनीक है बेफिक्र ऐप, इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि पीटी वगैरह में ये पूछ ले बेफिक्र ऐप को। ठीक है, तीसरा क्या है? पश्चिमी कोसी नहर योजना। जो पश्चिम कोसी नहर योजना है उसको सरकार अभी पूरा काम नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि ये पश्चिमी कोसी नहर योजना को पूरी तरीके से काम कर दिया जाए। ये 2024 का लेटेस्ट डेटा सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो बस इतना ही मोटा मोटी हम लोग जान गए मुख्य रूप से कि समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। कुछ डेटा याद रखिएगा, 40 नदियां याद रखिए, 40 नदियां सूखने का कगार पर है और 23 जलाशय। सूखने का कगार पर। ठीक है, बाकी सब तो लिखा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
और ये सूखा का समस्या बिहार में, सूखा का समस्या पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर मेंस के लिए तो ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। और ये जो कि 24 का रिपोर्ट है तो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि कितना नदियाँ सूख रही है रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में कितने जलाशय हैं जो सूख रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा कौन सा जलाशय है जहाँ पर 47% अभी भी जल है, दुर्गावती कैमूर में, ये सब पीटी का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।